हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2017 का पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ, जो कि है जीएस का पार्ट है। इसके दो पार्ट पहले ही मैंने सॉल्व करा दिए, जो कि थे हिंदी और रीजनिंग के। यदि अभी आज तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उनको ज़रूर जाकर देख लीजिए, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और इसके पहले भी मैंने 3 पेपर सेट सॉल्व कराए, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के थे। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के 2016, 2015 एंड 2016 का एक सेकंड पेपर था, जो कि 2019 में हुआ था। उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। और यदि तक अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, सबसे पहले आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए और सारे आंसर खुद से करिएगा। और जितने आपको आंसर आ जाए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने राइट आंसर दिए। आज का पहला क्वेश्चन है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या पेन्नार? इसका क्या राइट आंसर होगा? तो श्री सैलम बांध कृष्णा रिवर में बनाया गया है। राइट आंसर इज कृष्णा। ये जो आपका बांध है, ये कृष्णा रिवर में करनूल से लेकर के महबूब नगर, करनूल आंध्र प्रदेश में है और महबूब नगर तेलंगाना में। मतलब कि ये दो राज्यों को, ये बांध जो है दो राज्यों में स्थित है, मतलब करनूल आंध्र प्रदेश और महबूब नगर में स्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह काम कम से ब्लैंक से साल के लिए उच्च न्यायालय का दो या दो से अधिक अदालतों का उत्परिवर्तन वकील नहीं रहा हो। आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, 5, 7 और 10? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो द राइट आंसर इज डी, 10। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक या तो वो अधिवक्ता अर्थात वकील रहा हो, या फिर 10 वर्षों तक दो या दो से अधिक न्यायालयों में या फिर किसी उच्च न्यायालय में जज रहा हो, उस वही वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज बन सकता है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है? बहुत अधिक जानकारी, बहुत कम जानकारी, कोई निहित स्वार्थ नहीं, भावात्मक लगाव? द राइट आंसर इज टू लेस इंफॉर्मेशन, बहुत कम जानकारी। मतलब कि अगर कोई निर्णय लेना हो और कोई विशेष बाधा ना बने, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट मुझे लगा। कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में विशेष बाधा नहीं होता? विशेष बाधा यहाँ पर आपका ऐड होना चाहिए था, यहाँ पर विशेष। एक मिनट, यहाँ पर आपका ऐड होना चाहिए था विशेष। विशेष बाधा लेने के लिए प्रभावी निर्णय लेने में विशेष बाधा नहीं होता, तो वो होता है बहुत कम जानकारी। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर भी बहुत कम जानकारी दिए हुए, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही होगा। नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होता है? और आप लोग मुझे ये भी बताइए कि 1 MB में कितने KB होते हैं? कितने KB होते हैं? तो द राइट आंसर इज डी,
1024 आपका मतलब कि 1024 क्या होते हैं मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट में होता है, और 1 MB में भी 1024 KB होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच वाज द एनुअल पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इन 1947? 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी? 249 रुपये 60 पैसे, 249 349 रुपये 60 पैसे, 449 रुपये 60 पैसे या 549 रुपये 60 पैसे। आपसे 1947 का पूछ रहा है, और आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि 2000 करंट में पर कैपिटा इनकम कितनी है? करंट में पर कैपिटा इनकम कितनी है? पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो 1947 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? 249 रुपये 60 पैसे। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द काशी विद्यापीठ वाराणसी? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रसाद गुप्ता, राजा महेंद्र प्रताप या स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो थे शिव प्रसाद गुप्ता। इन्होंने 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। याद रखिएगा कि 1995 में काशी विद्यापीठ का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि काशी विद्यापीठ का नाम कब बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ किया गया? तो 1995 में। नेक्स्ट, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। बी नंबर, ना यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। सी नंबर है, ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। डी, यहाँ पर मर गए थे। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको गौतम बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल बताया था, सारी चीजें उनके बारे में बताई थी। तो द राइट आंसर इज डी। कुशीनगर देवरिया में क्या हुआ था? उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध के जी के बारे में आपको बहुत कुछ चीजें बता देती हूँ। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लिम्बनी नामक ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माँ का नाम महामाया या फिर माया देवी भी बोलते थे। और मौसी कौन थी इनकी? प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। और ये इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला यही थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसी, मतलब जिन्हें विमाता कहते, प्रजापति गौतमी ही थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसको बोला गया था महाभिनिष्क्रमण, और जब उन्होंने प्राण त्यागे थे तो उसको बोला था महापरिनिर्वाण। इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिन तक लगातार तप करने के बाद इन्होंने बोधिसत्व की प्राप्ति की थी। और बौद्ध साहित्य क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक कहलाते हैं। ये त्रिपिटक कौन कौन से थे? एक था आपका विनय पिटक, सूक्त पिटक
पिटक और अभिधम पिटक। याद रखिएगा, इनके तीनों इंपॉर्टेंट पिटक है और नाम पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्वेश्चन होता है आपका कि इन सूक्त बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? तो सूक्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियाँ हुई? तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई। प्रथम संगीति हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व। महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय संगीति हुई थी आपकी वैशाली में 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे उस समय आचार्य सर्वकामी और शासक थे कालाशोक, जो कि किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। तृतीय जो आपकी संगीति हुई थी वो हुई थी पाटिलपुत्र में 251 ईसा पूर्व। मोगली पुत्र तिष्य उस समय अध्यक्ष थे और अशोक मौर्य वंश के काल में हुई थी। चतुर्थ संगीति आपकी हुई थी कुंडलवन कश्मीर जालंधर में 100 ईसा पूर्व। वसुमित्र और शासक थे कनिष्क कुणाल वंश के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? साउथ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका राइट आंसर है बी, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, नवंबर 2018 में विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक किस शहर में हुई थी? बैंकॉक, जयपुर, काठमांडू या बीजिंग? तो द राइट आंसर इज जयपुर। जयपुर में आपकी WCO की क्षेत्रीय बैठक हुई थी। WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 26 जनवरी 1952 को ये स्टैब्लिश हुआ था। आप 26 जनवरी से इसको याद रख सकते हैं। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कस्टम डे भी मनाते हैं 26 जनवरी को। और इसके जो मेंबर थे वो कितने? 183 मेंबर हैं इसके कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है क्यूनियो मिक्यूरिया। क्यूनियो मिक्यूरिया मैं लिख देती हूँ, क्यूनियो मिक्यूरिया, ये है आपके इसके सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है? निर्णय की पहचान करना, जानकारी इकट्ठा करना, विकल्प का चुनाव करना या कार्यवाही करना? आप लोग पेन पेपर लेकर सारे क्वेश्चन आंसर खुद से करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितने राइट आंसर किए। तो द राइट आंसर इज ए, आइडेंटिफाई द डिसीजन, निर्णय की पहचान करना। निर्णय लेने की प्रक्रिया के जो 7 चरण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। पहला होता है निर्णय या समस्या की पहचान करना, प्रामाणिक सूचनाएं एकत्र करना दूसरा, तीसरा अन्य विकल्पों की पहचान करना, चौथा प्रमाणों की वैधता की जांच करना, पांचवा वैकल्पिकों में सर्वश्रेष्ठ को चुनना, छठवां निर्णय लेना और सातवां निर्णय की पहले से छठवां होगा निर्णय की समीक्षा करना, फिर सातवां होगा निर्णय लेना। नेक्स्ट, What will be the impact on Microsoft Windows based computer if you install more RAM? यदि आप Microsoft RAM स्थापित करते हैं तो Microsoft Windows आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? It will be operate slower, यह धीमी गति से काम करेगा। It will be operate faster, यह तेज गति से काम करेगा। It will operate the same as became
ये पहले जैसे ही काम करेगा, इट विल बी स्टॉप ऑपरेटिंग, यह काम करना बंद कर देगा। तो द राइट आंसर इज क्या होगा? ए, बी। यह तेज गति से काम करेगा। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर में, सीपीयू में और मोबाइल के बोर्ड में होती है, जिसपे ये स्पेस देती है, किसी भी वर्क को हमें करने के लिए स्पेस देती है, रैम। और जो रोम होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की चिप होती है जो एक स्थायी मेमोरी होती है, और उसके फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, एज पर सेंसस 1951 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया? 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 13.33, 18.33, 23.33 या 28.33? व्हाट इज द राइट आंसर? तो 1951 में भारत की साक्षरता दर थी 18.33, और 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04%। और इसमें से आपकी पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 82.14%, और महिलाओं की साक्षरता है 65.46%। कहीं कहीं पर आपको 64.6% भी मिल सकता है। नेक्स्ट, और हाँ, सबसे अधिक साक्षरता वाले टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे अधिक साक्षरता वाले, पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मणिपुर, पांचवा छत्तीसगढ़। ये टॉप 5 है जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता है। एक मिनट, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, मैंने आपको लिंगानुपात वाला क्वेश्चन का आंसर दे दिया। यहाँ पे साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल की है, लेकिन केरल के बाद है आपका मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, और फिर हिमाचल प्रदेश। वो मैंने आपको लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य थे वो बताए, लेकिन ये हैं आपके सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य। पहला है केरल, मिजोरम दूसरा, गोवा तीसरा, त्रिपुरा चौथा, और पांचवा हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ब्लैंक से का सबसे बड़ा उत्पादक है? केले, अमरूद, आम या पपीते? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है आम। आम, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है आपका आम। नेक्स्ट, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड की यात्रा के लिए भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? तो श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए, सिर्फ अगर भारत में, मतलब कि अगर हमें फॉर इंडियाज लेग के लिए, भारत खंड के लिए अगर यात्रा की अवधि हमें देखनी है तो वो सिर्फ 16 डेज की है। और यह जो रामायण एक्सप्रेस है, ये राम जी के जहाँ जहाँ उन्होंने प्रवास किया है और जहाँ जहाँ वो रहे हैं वहाँ वहाँ पर ये ट्रेन जाती है, उनके दर्शन के बारे में, उनके मंदिरों को आपके बारे में सारी जानकारी के लिए, घूमने के लिए आपको वहाँ भेजती है। और ये भारत और श्रीलंका के बीच चलती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में आपका
53.81% आपका तांबा पाया जाता है, कच्चा तांबा पाया जाता है। झारखंड में आपका 90.54% पाया जाता है, जो कि सेकंड प्लेस पे, और थर्ड प्लेस पे आपका एमपी है जो 18.75% यहाँ पर आपको तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट, 2017-18 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई थी? ये आपका 2017 का पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन बचा आपका 2019 में, लेकिन ये पेपर हुआ था। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2017-18 में आपकी 11 परियोजनाओं को मान्यता दी गई थी। स्वदेश दर्शन योजना जो है आपकी 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 2017-18 में तो 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई थी, और 2019-20 में इसमें 1854 करोड़ का बजट पास किया गया। साथ ही साथ इसमें 15 पॉइंटर की योजना बनाई गई है, मतलब यहाँ पर पहले 11 थी और अब इस समय 15 इसके परियोजनाओं के तहत काम चल रहा है। नेक्स्ट, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका कार्यालय कहाँ था? बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता या मुंबई? आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। और 1937 से में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। 1937 से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया और तब से ये इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। और इसके नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 को जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसके पहले इसमें निजी स्वामित्व था। इसके बाद ये क्या भारत सरकार का उपक्रम बन गया था। नेक्स्ट, मूल लेखांकन समीकरण क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस इक्विटी, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट प्लस इक्विटी, या एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, मतलब संपत्ति बराबर देयता माइनस इक्विटी, इक्विटी बराबर संपत्ति प्लस देयता, देयता इज इक्वल टू संपत्ति प्लस इक्विटी, एक संपत्ति इज इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी। मूल लेखांकन समीकरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, संपत्ति इज इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी। नेक्स्ट, सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार दर्शाया नहीं गया? अगर हम कोई अच्छा सदाचार मतलब अच्छा आचरण करते उस सिद्धांत के तहत में कौन सा नकारात्मक नहीं होगा? लोलुपता, ईमानदारी, हवस या आलस? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सदाचार अच्छे आचरण की बात कर रही है, तो उसमें निगेटिव तो नहीं हो सकता ना। ईमानदारी, ईमानदारी तो पॉजिटिव में आता है, इसलिए ईमानदारी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या था? 1951 में आपको बताना है। 1951 में, फिर 2011 में आप मुझे बताइए, और 2001 अपने कमेंट पे अपने पेपर पे पर पेन से लिखिए क्या 2011 में लिंग अनुपात क्या है, 2001 में लिंग अनुपात क्या थी। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1946। सी नंबर इसका राइट आंसर है। 1946 में 1946 थे, 1951 में लिंग अनुपात, 2011 में लिंग अनुपात है 943 और 2001 में लिंग अनुपात थी 933। और मैंने आपको पहले ही लिंग अनुपात वाला वहाँ पर आपको बताया था कि टॉप 5 लिंग अनुपात वाला सर्वाधिक जो लिंग अनुपात वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मणिपुर और पांचवा छत्तीसगढ़।
न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपका है दमन दीव का। नेक्स्ट, बस यहाँ आज यहीं तक सिर्फ इतने ही क्वेश्चन एग्जाम्स के थे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। सो आप लोग इसमें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपको यदि कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, और यदि आपको कोई भी पेपर सेट के बारे में सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू।